नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, इस वक्त हम कोरोना काल में जी रहे हैं। दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है कि कोरोना की तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। इसी बीच फंगस भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इसका इलाज कैसे किया जाए, इससे बचा कैसे जाए, कोरोना महामारी की तीसरी लहर से कैसे लड़ा जाए, इसके लिए तैयारियां क्या कुछ की जाए, आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। और इस खास चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान को बुलाया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है डॉक्टर नवीन कुमार जी। डॉक्टर नवीन कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर नवीन कुमार पीएमसीएच में सहायक प्राध्यापक की भूमिका निभा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर साहब के साथ हम तमाम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखने को मिल रहा है आज के वक्त में कि कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, उसके साथ से अभी गंभीर हो चुकी है। तो कोरोना और फंगस के बीच किस तरह संबंध है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नवीन कुमार विगत कई महीनों से काफ़ी जो ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज करते आ रहा हूँ, उसका अनुभव आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आपका प्रश्न है अर्पिता जी, ये जो कोरोना काल में ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या तादाद जो है, खास करके अपने प्रदेश में और अपने देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यह कोरोना कई देशों में फैला पेंडेमिक के रूप में ये सब विदित है, परंतु हमारे प्रदेश में यह काफ़ी ज़्यादा भयावह रूप लेके आया। तो इसलिए हम लोगों को कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन को जानना बहुत ही जरूरी है। यह ब्लैक फंगस जो जिसे साधारणतः म्यूकोरमाइकोसिस या जाइगोमाइकोसिस भी बोलते हैं, एक तरह का फंगस है जिसकी आकृति जो है सेपरेट हाइफे में रहती है और वो काले रंग का होता है, इसलिए ब्लैक फंगस इसे यूजुअली ब्लैक काले कलर का होता है। उसका प्रेजेंटेशन मरीज में जरूरी नहीं है कि काले रूप में ही हो, लेकिन वो स्टार काला तरह का पेश आता है, इसलिए इसे ब्लैक फंगस के नाम से दिया जाता है। यह फंगल इन्फेक्शन आज के रूप में ही नहीं विदित है, यह वर्षों से इस पृथ्वी पर पाया जाता रहा, लेकिन ये इन्फेक्शन जनरली काफ़ी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस में मरीजों में पाया जाता था। वैसे मरीज जिनकी किडनी फेल कर गई हो, रेनल ट्रांसप्लांट हुआ हो, वैसे मरीज जो एक्यूट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम से पीड़ित हो, वैसे मरीज जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ हो, वैसे मरीज जिनमें बहुत दिनों तक लॉन्ग एक्टिंग जो है इम्यूनोसफिशिएंट ड्रग वगैरह चलता है, ऐसे मरीज में यदा कदा HIV के मरीज हो, ऐसे मरीजों में यदा कदा या ब्लैक फंगस की बीमारी पाई जाती थी। परंतु कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि मरीज की जो कंडीशंस है काफ़ी ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज भी हो जाती है, और साथ ही साथ सेकेंड वेव में यह पाया गया कि जो कोरोना का इलाज जो पहले वेव से जो हम लोगों ने सीखा था उसका मिसयूज किया गया। कई ऐसी मेडिसिन्स हैं जो बेसिकली हमें डॉक्टरों की सलाह पे लेनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसी भयावह परिस्थिति हो गई कि मरीजों के पास कोई ऑप्शन न रहने के कारण उन दवाइयों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा होता गया, और उसके कारण कई साइड इफ़ेक्ट्स जो है निकल कर आए। उसमें से यह एक सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट यह भी आया कि कई मरीजों में जो है ब्लैक फंगस जो है सुपरएडेड इन्फेक्शंस हो गया। वो संबंध को इस रूप से आपको जानना है कि कोरोना की बीमारी में जो है मेन स्टे ऑफ ड्रग्स के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसमें स्टेरॉइड ड्रग्स जो है काफ़ी कॉमनली यूज किया गया, और स्टेरॉइड जो है वो मरीजों में शुगर की मात्रा को बहुत ही बढ़ा देता है, और वो शुगर की मात्रा जो है जो मरीज नियमित जांच में नहीं थे, होम केयर्स में थे, कई ऐसे हैं जो डॉक्टरों की सलाह के बिना ले रहे थे, जांच के बिना हो रहा था, वैसे मरीज में जो है शुगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। वो या तो पहले से डायबिटिक भी थे या ना रहने के कारण, ना होते हुए भी, लेकिन स्टेरॉइड का प्रयोग करने के कारण उनके शरीर में शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हाइपरग्लाइसेमिया पाया गया, और उन हाइपरग्लाइसेमिक मरीज में ही कोरोना के इन्फेक्शन की संभावना
बहुत ज्यादा रहती है। ज्यादा अभी तक हम लोगों ने जितने भी मरीज को इलाज किया है पीएमसीएच में या कई और हॉस्पिटल्स में, इसमें मोस्टली जो मरीज पाए गए हैं उनमें किसी न किसी आइदर वो तो डायबिटीज थे और नहीं तो स्टेरॉइड यूज करने के कारण हाइपरग्लाइसेमिक। मेरा एक छोटा सा अनुभव यह भी है कि कोरोना इटसेल्फ भी जो है हाइपरग्लाइसेमिया कुछ लोगों में करवाया है, और जिसके कारण शुगर की मात्रा जो है शरीर में काफी ज्यादा बढ़ने से उनको डायबिटिक कीटोसिडोसिस एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है वह भी हो रहा है, और हाइपरग्लाइसेमिया से फिर जो है वह इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होते हुए साथ साथ इन्फेक्शंस को बढ़ावा दिया है, और वैसे मरीजों में ब्लैक फंगस की जो है संभावना काफी ज्यादा है। तो एक तरह से डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि जो कोरोना के जो मरीज है जो उनमें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी घट जाती है, इस स्तर पर घट जाती है कि उनमें फंगस संक्रमण तेजी से बढ़ जाता है। जरूर, आपका कहना एकदम सही है कि हम लोगों ने ऐसा पाया है कि आप अब देख भी रहे हैं कि कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से आज तक जूझते रहे हैं। 10, 12, 15 दिनों में उनका कोरोना का सफल इलाज हुआ, वो ठीक होकर आ गए, लेकिन इम्यूनिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज हो गई कि उनसे कई तरह के और जो है इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गए और बहुत सारी की समस्या बनते चली गई। उनको आज तक जो है कई पोस्ट कोविड सिंड्रोम के नाम से भी हम लोग जानने लगे हैं, पोस्ट कोविड डिजीजेस के नाम से जानने लगे हैं। उस तरह से जो है आपको तो कोरोना में बेसिकली इन्फेक्शन इम्यूनिटी तो बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करने का सिचुएशन है ही, और साथ ही साथ मेडिसिन जो इम्प्रॉपरली यूज करने से भी जो है ऑक्सीजन का भी जो प्रयोग जो है हमारे राज्य में, हमारे देश में गलत प्रयोग होने से भी इसकी संख्या में काफी ज्यादा इजाफा आया है। जैसे मॉइस्ट ऑक्सीजन हम लोग कोरोना काल में दिया करते थे। मॉइस्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन, अगर आप मॉइस्टनेस जो है गलत वाटर से, गलत पानी का प्रयोग करने से उसमें क्या है इन्फेक्शन की संभावना बढ़ती है। आप भी जानते हैं कि अगर आप कहीं पर भोजन या पानी छोड़ दें तो कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में उसमें एक इन्फेक्शन की संभावना रहती है, और खास करके फंगल इन्फेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा, फफूंदी पड़ जाता है। आप रोटी रखते हैं या कोई चावल रख दें तो उसको धीरे धीरे, या कोई चीज मीठा आइटम रखें तो उसमें फफूंदी की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर आप गलत पानी का प्रयोग, अगर प्रॉपर हाइजीन हॉस्पिटल केयर में नहीं मिलने से भी जो है उसमें फंगल इन्फेक्शन हो किया, और फिर मरीज जो फंगल इन्फेक्शन को इनहेल किए थ्रू मॉइस्ट ऑक्सीजन इनहेलेशन, इससे भी जो है फंगल इन्फेक्शन की संभावना को बढ़ावा। जी डॉक्टर साहब, ये तो हुई अस्पताल की बात कि अस्पताल में उनको ऑक्सीजन चढ़ा, वहाँ पर ठीक तरह से साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया और उस वजह से फंगस हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है, गाँव में अगर ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो मास्क है उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो फंगस है वो बढ़ रहा है, कि हम मास्क को धोकर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हाइजीन का उतना ध्यान नहीं रख रहे हैं। जी हाँ, मैंने अपने जीवन काल में यह भी देखा है। रूरल सेक्टर में भी मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है। उस क्लिनिक के दौरान मैंने पाया एक मरीज जिन्हें ना कोई हॉस्पिटल केयर मिला था, ना कोई और चीज, लेकिन उनके जो मास्क देखने से ही लग रहा था कि एक ही मास्क जो है वो महीनों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। आप किसी भी बरसात के समय में भी आप जानते हैं कि कपड़ों को अगर आप बाहर छोड़ दें, बहुत देर तक छोड़ दें, तो उसमें जो है फफूंदी लग जाती है। उसी तरह से आपको समझना पड़ेगा कि आप जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, और वो मास्क भी आप अगर वॉश नहीं कर पा रहे हैं, इनफैक्ट मास्क जो है रीयूज के लिए बनता ही नहीं, आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है। परंतु ऐसी भयावह स्थिति आ गई थी जिसमें कि मास्क की उपलब्धता नहीं थी, फाइनेंशियल कुछ ऐसे कंडीशंस थे कि लोग एक ही मास्क का प्रयोग बार बार कर रहे थे। परंतु एक मास्क का प्रयोग अगर बार बार करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा देर तक उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर मास्क को ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए खुले एयर्स में, और तब जाके फिर उसका अगर प्रयोग करते हैं तो तब जाके अच्छा है। इवन कोरोना का री इन्फेक्शन वायरल लोड जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है अगर लिमिटेड मास्क आप यूज कर रहे हैं। इसलिए मास्क के प्रयोग में हमेशा ध्यान रखना है कि बेहतर है कि आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। अगर सर्जिकल मास्क ना संभव है तो कपड़े के मास्क का भी प्रयोग करते हैं तो उन्हें बार बार धोने की आवश्यकता है। 4-5 मास्क रखें, घर में बना के रखें और उनका प्रयोग करें, नदर दें कि एक ही मास्क को कई बार प्रयोग करने से भी होता है। आप बात करते हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीजें जो आपके ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म है, वो बाहर निकलते हैं,
एरोसोल से जो है निकलते हैं, वो फिर मास्क में जमा होते हैं, फिर आप मास्क का प्रयोग करके फिर से इनहेल करते हैं। इस तरह से उत्तरोत्तर आपको इन्फेक्शन की संभावना को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, तो कोरोना के मरीज में जो फंगस है, उसमें फंगस होने के जो मेन लक्षण कारण है, उसमें अगर हम जाएं तो आपको जो दवाइयाँ लेनी है कोरोना की, वो डॉक्टर से पूछ कर ही लेनी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आप खुद से वो दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसकी सही मात्रा आप नहीं ले पाते हैं, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं फंगस आपको घेर देता है। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया है कि आपको साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। एक मास्क जो है आप लंबे समय तक अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी फंगस की समस्या हो सकती है। और अगर अस्पताल में आप कोरोना का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, वहाँ आपको ऑक्सीजन चढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पर भी ध्यान रखें कि जो ऑक्सीजन की जो नली है उसकी ठीक से सफाई हो, और वहाँ पर भी जो है हाइजीन का खास ख्याल रखा जाए। डॉक्टर साहब, ठीक बात बताई ना आपने। और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि ये तो हुई कि फंगस जो है, हमने इसके बाद चर्चा की इसके कारणों की। अगर इसके लक्षणों की पहचान करना चाहें किसी मरीज में, तो वो कैसे की जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। लक्षण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस जो है शरीर के कई भागों को इन्फेक्ट करता है। ये स्किन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये हाथ को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है और कई जगह इन्फेक्ट करता है। लेकिन सबसे अहम जो है, जिसके लिए हम आज परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, उसको जानना जरूरी है कि ब्लैक फंगस जो है बेसिकली नेजल पार्ट से जो है मोस्टली स्टार्ट करता है और बहुत ही रैपिडली जो है यह ग्रो करके जो आपको आंख को इन्वॉल्व करता है, और आंख के होते हुए एक रास्ता जो ब्रेन में कम्युनिकेशन होता है, ऑप्टिक नर्व्स जिसके होते हैं, उसके सीट्स होते हैं जो ब्रेन का पार्ट होता है। आई ऑर्गन्स के बारे में आप जानते हैं कि यह एक तरह से ब्रेन का पार्ट होता है, न्यूरोलॉजिकल पार्ट है। तो आई से ब्रेन का बहुत ज्यादा संबंध होता है। तो अगर आई में इन्फेक्ट हो गया तो वो आपको ब्रेन में जो है वो इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत प्रबल होती है। नाक से भी आंख का एक संबंध होता है। जैसे आप अगर रोते हैं या कहीं भी पानी वानी आंख में ज्यादा जमता है, तो आप देखिएगा कि नाकों से आपको पानी आने लगता है, क्योंकि आंख के एक नेजोलैक्रिमल डक्ट जो कि नाक में ओपन होता है। सो अगर नेजल इन्फेक्शन जहां तक कि ब्लैक फंगस स्टार्ट होता है, वहां से बहुत ही रैपिडली वो आई को इन्वॉल्व कर सकता है, और आई में इन्वॉल्व होने के साथ साथ ब्रेन में इन्वॉल्व होता है। जब यह ब्रेन में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें कि मुश्किल से 7 से 10 दिन का 12 दिन का समय लगता है, अगर वो ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया तो उसमें पेशेंट को जान का खतरा रहता है। 50 से 70% लोग को बचाना मुश्किल होता है, उनकी मौत संभावित होती है। इसलिए हमारा यह जानना बहुत ही जरूरी है कि इसे जितना अर्लीस्ट डायग्नोसिस करेंगे उतना ही मरीज के लिए ये लाभप्रद होगा, डॉक्टर के लिए इलाज में भी यह बहुत ही कारगर होगा। तो यह मैंने जैसे बताया है आपको कि यह इन्फेक्शन नेजल पार्ट से स्टार्ट होता है। नेजल में साइनस जहाँ पर कि ऑलरेडी मॉइस्ट होता है चीजें, वहां पर आपको बताया भी हूँ मैं कि फंगल इन्फेक्शन जो है वो मॉइस्ट एरियाज में ज्यादा ग्रो करते हैं। तो नेजल पार्ट जहाँ मॉइस्टनेस ज्यादा होता है उसमें यह फंगल इन्फेक्शन काफी तेजी से ग्रो करता है, और 4-5 दिनों के अंदर ये आईज को इन्वॉल्व होने लगता है। तो नेजल पार्ट में अगर आप इसे आइडेंटिफाई कर लें, डायग्नोज कर लें, तो बहुत ही अच्छा है। इस समय तक इसका इलाज काफी कारगर है। उसके बाद आईज को अगर इन्वॉल्व करता है तब भी इसका इलाज जान के लिए तो बचा की रोशनी जा सकती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर मरीज जागरूक रहे तो इसे नेजल पार्ट में ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहीं पर उसको रोक सकते हैं। उस लक्षण के रूप में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पास बहुत ज्यादा नेजल डिस्चार्ज पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब नेजल डिस्चार्ज काफी ज्यादा होने लगा है, साथ ही साथ नेजल डिस्चार्ज में ब्लड टिंज होना चाहिए। खून का जो है अगर बूंदें आ रही है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। खास करके अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरग्लाइसेमिक हैं, कोविड है, नॉन कोविड, कई लोग जो है जो जांच ही नहीं करवा पाए, वो अपने आप को समझते हैं कि ये कोरोना नहीं है मुझे, लेकिन हुआ होगा आपको कोरोना। नॉन कोविड पेशेंट भी हम लोग के पास आ रहे हैं जिन्हें कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ है जानकारी में, लेकिन वो भी ब्लैक फंगस के मरीज हुए हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि शुगर सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप डायबिटिक आदमी हैं
और अगर हाइपरग्लाइसेमिया है, आपको पहले से डायबिटीज नहीं भी है, अब आप डायबिटिक हो चुके हैं और आपको नेजल डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, नेजल टिंज जो है उसमें ब्लड टिंज जो है नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, हैवीनेस लग रहा है, यूनिलैटरल या बायलैटरल, एक साइड में जो ये पार्ट है यहाँ पर मैक्सिलरी साइनस होते हैं अंदर साइड में, तो वहीं पर वो ब्लैक फंगस काफी ज्यादा ग्रो करता है और ऊपर में भी आई को इन्वॉल्व करता है, नीचे पैलेट को, दांत के एरिया को इन्वॉल्व करता है। तो उस जगह को अगर आपको हैवीनेस लग रहा है, पेन, यूजुअली साधारणतः कभी दांत का पेन होगा तो वो भी काफी ज्यादा सीवियर पेन करता है, लेकिन डेंटल इन्फेक्शन आपका नहीं है और तब सीवियर उस लेवल का पेन अगर आपको आ रहा है तो वो डेफिनेटली है कि ब्लैक फंगस के सिम्टम्स आपको हैं। और फुलनेस ऑफ फेस, इस साइड में या किसी एक साइड में भी जो अगर फुलनेस है इस साइड में इन्वॉल्व कर रहा है और उसी साइड में आपको फुलनेस आ रहा है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन का फील करा रहा है, सांस लेने में आपको उस साइड में रुकावट पैदा हो रही है, ये सब चीजें जो है आपको कह रहा है कि ये आपको पोस्ट कोविड अगर है या हाइपरग्लाइसेमिक है या डायबिटिक है तो आप चेत के रहिए, आपको ब्लैक फंगस की संभावना है। जब ये आई में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन होते हैं, आँख का काफी स्वेलिंग हो जाएगा, पलक जो है गिर जाएगा, आँख का मूवमेंट धीरे धीरे बंद हो जाएगा, आँख की रोशनी धीरे धीरे चली जाएगी, ये सब सिम्टम्स जो है वो ब्लैक फंगस से रिलेटेड ही है। जनरली ऐसे सिम्टम्स किसी और डिजीज में नहीं आते हैं, इसलिए मेरी मरीज से आग्रह है कि इसे पहले ही पहचान करें और उचित समय पर इलाज करवाएं, अन्यथा आपके जान को भी खतरा हो सकते हैं, आपकी आंखों को तो रोशनी जा सकती है और साथ ही साथ आप परेशानी में पड़ सकते हैं। बिल्कुल, तो देखा जा रहा है कि कोरोना के जो मरीज हैं और जिन्हें ब्लैक फंगस हो गया है तो उसमें खतरा जान का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कई सारे मामले सामने आ चुके हैं जहाँ पर मरीज की मौत तक हो चुकी है। डॉक्टर साहब, अगर इसके इलाज की बात करें तो किस तरह से इसका इलाज संभव है और सही समय पर इलाज हो पाए, इसके लिए मरीज को क्या कुछ करना चाहिए? मैंने आपको बताया कि किसी भी अगर आप बीमारी की बात करें, अगर उसको आप रोकथाम कर पाते हैं तो सबसे अच्छा इलाज है। जीवन में आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसे रोकथाम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इसे इतना अर्लीस्ट उसको डायग्नोस करिए सो दैट कि उसका इलाज उतना ही आसानी से हो जाए। अगर नेजल पार्ट में अगर ये कंफाइनमेंट रह जाता है तो उस एरियाज में ENT सर्जन्स जो है काफी अच्छे से फंगल इन्फेक्शंस को साफ ड्रेसिंग के तरह डिब्राइडमेंट उसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरे एरिया को फंगल पार्ट को जो है निकालते हैं, निकालने के बाद जो है दवा से उसकी धुलाई करते हैं और उसके बाद उन्हें दवा का प्रयोग, खून से भी दवा का प्रयोग किया जाता है। उस खून से दवा का प्रयोग करने के बाद 4 से 6 हफ्ते के अंदर मरीज काफी हद तक 80% से ज्यादा मरीज जो है वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डिब्राइडमेंट करने में असफल रहे, नेजल पार्ट को ओमिट कर दिए और ये आइज तक इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया, अगर आइज में इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उस समय भी हमारा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो वही होता है। पहले जो है आपको जो सैक वाले एरिया में पूरी सफाई करनी होती है, दवा डालनी होती है, फिर आँख के अंदर हम लोग एक दवा का प्रयोग करके आँख में बगल अगल में सुई देके उस इन्फेक्शंस को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तब तक भी अगर वो ब्रेन में ना गया, ब्रेन में चले जाने के बाद जो है इलाज की प्रक्रिया यही होती है, लेकिन उसमें जो है आपको डोज जो है दवा का चेंज कर जाता है और 7.5 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उसको देना पड़ता है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा, जो कि आप पहले अगर चाहें तो मैंने 5 मिलीग्राम या 4 मिलीग्राम में भी आपका काम हो सकता है। तो इसलिए अगर इलाज की बात आप करें तो सबसे पहले अर्लीस्ट डायग्नोसिस पे फोकस करना है और उसके बाद जो है उसका इलाज जो है ENT सर्जन के द्वारा डिब्राइडमेंट होता है और जो है उसके बाद आई सर्जन के बाद द्वारा डिब्राइडमेंट होता है, एक्सेंट्रेशन होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे अहम इसमें यह मालूम रहना चाहिए हर एक मरीज को, इसकी दवा जो है वो काफ़ी महंगी है और ये दवा जो है साधारणतया ड्रग मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अभी गवर्नमेंट के द्वारा उसका पूरा प्रोक्योरमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट के द्वारा ही उसे सप्लाई चेन में
दिया जा रहा है। जी, जी। तो जो गवर्नमेंट से ऑथराइज ट्रीटमेंट सेंटर है उन्हीं को इनका इलाज करने का है। जैसे ऑथराइज सेंटर बहुत कम है, जी। इसलिए ऐसे सेंटरों में बेसिकली आपका इलाज ही सही होगा। और खास करके पटना में सारे मेडिकल कॉलेज में, पीएमसीएच में, एनएमसीएच में, आईजीएमएस में, एम्स पटना में, इन जगहों पर इनका इलाज हो रहा है, अच्छा इलाज हो रहा है, जहां पर मरीजों को मुफ्त में दवा भी दी जा रही है। और वो दवा काफी महंगी है, एक वायल की कीमत 7 से 12,000 रुपए है और एक पेशेंट को एटलीस्ट जो है 200 वायल तक का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो इसलिए इसका इलाज काफी महंगा है, इसलिए जितना जल्दी हो उसी पहचान करें और उसका इलाज सही जगहों पे कराएं, तभी जाके बचना सकते। यानी कि डॉक्टर साहब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इसकी जो दवा है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो ऐसे में ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप किसी के चक्कर में ना पड़े और कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप सरकारी अस्पताल पहुंचे, क्योंकि वहां पर आपका मुफ्त इलाज किया जाएगा। डॉक्टर साहब अगर बात करें ग्रामीण इलाकों की, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ग्रामीण इलाकों में जो ब्लैक फंगस की जो जी। संख्या ज़्यादा है, इसका सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि जो संसाधन का अभाव होने के कारण, आपको मैंने पहले ही बताया है कि मिसयूज ऑफ ड्रग्स जो है जी। ये बहुत बड़ा कल्प्रिट है इसमें। जैसे स्टेरॉइड का इंजेक्शन यूज अगर हो रहा है तो ग्रामीण इलाकों में हाइजीन की भी जो मैंने बात की, उससे भी आप ग्रामीण इलाकों को जोड़ सकते हैं। साधारणतः जो है हाइजीन जो है इम्प्रॉपर रहा है। हॉस्पिटल्स केयर की भी अगर आप बात करें, ऑक्सीजनेशन की, वो भी केयर जो है रूरल सेक्टर्स में वेरी इम्प्रॉपर रहता है। इन कारणों से जो है वहाँ पे जो है ब्लैक फंगस की मरीजों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हुई है और अर्बन सेक्टर्स में पेशेंट्स थोड़े कम मिले हैं। बिल्कुल, मतलब अगर चाहे कोरोना हो या ब्लैक फंगस हो, मेन मुद्दा है साफ सफाई का। हर तरह से हाइजीन का ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार धोते रहें, मास्क लगाते रहें, रोज नहाएं, साफ सुथरे कपड़े पहने और जितना हो सके बाहर कम निकले। तो डॉक्टर साहब सही बात कही ना मैंने, ये जो तरीके हमारे सरकार द्वारा हमें बताए जाते हैं, अगर हम इनका पालन सही तरीके से करते तो कहीं ना कहीं हम ब्लैक फंगस से अपने आप को बचा सकते हैं। जी हाँ, आपका कहना एकदम सही है। जी। सारी जानकारियां महीनों से दी जा रही है, परंतु आप देखेंगे तो कई लोग ऐसे हैं जो उनको नेग्लेक्ट करते हैं, बाद में वो परेशानी पे पड़ते हैं। आप यह भी पा रहे होंगे कि कई बार सरकार और लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों का प्रयास हो रहा है कि लोग को कोविड वैक्सीनेशन करवाई जाए, लोग आगे आके वैक्सीन लें। लेकिन अगर मैं रूरल सेक्टर की बात करूं तो मेरे गाँव में मैंने प्रयास किया था, कई मरीजों ने जो है वैक्सीन लेने से भी इनकार कर दिया। तो इसलिए मेरा भी आग्रह है कि प्लीज, अगर यह है वैक्सीन ही जो है कोरोना को हरा सकता है, इसलिए वैक्सीन जरूर लें। और वैक्सीन से आपको बचाव है, कोरोना का भी बचाव है, ब्लैक फंगस का भी बचाव है। जब कोरोना ही नहीं होगा तो ब्लैक फंगस की होने की संभावना नगण्य है। इसलिए प्लीज आप लोग वैक्सीन का प्रयोग ज्यादा करें। अब जो है वैक्सीन धीरे धीरे उपलब्ध होते जा रही है, इसलिए हर लोगों को जरूर वैक्सीन लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों से विदा लेने का। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम सलाह आपको दी, आप उन पर गौर करें और ध्यान रखें कि तीसरी लहर कोरोना की कभी भी आ सकती है। ब्लैक फंगस भी इस वक्त हमारे लिए खतरा बना हुआ है। तीसरी लहर में ब्लैक फंगस और कितना खतरनाक हो सकता है ये कहा नहीं जा सकता। तो कोरोना से खुद को बचाने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। किसी भी अफवाह पर विश्वास बिल्कुल ना करें और अपने नजदीकी सेंटर जाएं और वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों तक आपने जो जानकारी पहुंचाई है उसका वो लाभ जरूर उठाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।